इस पैराग्राफ में कठिन वर्ड्स काफ़ी हैं। इसमें श्री कृष्ण के सौंदर्य शरीर का वर्णन है, श्री कृष्ण के सौंदर्य का शरीर का वर्णन है। 13 पैराग्राफ में देखिए, वपु मतलब शरीर, सत्पुष्पों अर्थात सुंदर पुष्पों, सुरभि अर्थात सुगंध, संपोषिका अर्थात पोषित करना, वृषभ कर अर्थात श्रेष्ठ बैल, और कलभ कर अर्थात हाथी की सूंड। अब इसमें मैं आपको यहाँ पर बेटा एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हिंदी साहित्य में जो नायक और नायिका होते हैं, जैसे आपको अगर आप किसी मूवी को देख रहे हैं तो उसमें हीरो और हीरोइन होते हैं, वैसे ही जो हिंदी साहित्य में मेन कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनका आप चरित्र चित्रण भी करते हैं कहानियों में, एकांकियों में या खंड काव्य में, उसके बारे में। तो जैसे ये पोयम है, तो इस पोयम में जो मेन कैरेक्टर है, मेन चरित्र हैं, वो श्री कृष्ण और राधा हैं। तो इसमें जो नायक और नायिकाएं होती हैं, उनके जो गुण होते हैं या प्रकार होते हैं, वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये आप साहित्यिक वर्णन में भी लिख सकते हैं जब आपसे पूछा जाएगा, या कई बार आपसे पूछ भी लिया जाता है साहित्यिक प्रश्न में। तो इसमें जो नायक होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं, और जो नायिकाएं होती हैं वो 8 प्रकार की होती हैं। तो उसमें जो सबसे सुंदर, दिव्य, अलौकिक तरह के व्यक्तित्व वाले पुरुष होते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण को इस कविता में भी दिखाया गया है। मैं एक बार आपको फिर से बता दे रही हूँ, आप इधर देखिए, ये मीनिंग्स देखिए, और एक बार आपको अर्थ भी बता दे रही हूँ। आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए कि राधा पवन को दूत के रूप में श्री कृष्ण की पहचान बता रही हैं, और उनके अंगों के बारे में और सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं कि हे पवन, श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर शरीर वाले हैं। उन्हें देखकर ऐसे लगता है जैसे उनका शरीर सांचे में जला हुआ हो। इस शरीर से फूलों की सी सुगंध आती रहती है, फूलों की सी खुशबू आती रहती है। यहाँ पे लिखा है सत्पुष्पों, सुंदर पुष्पों, सुरभि अर्थात सुगंध, फूलों की खुशबू निकलती है जो प्राणों को संपोषित करने वाली, अर्थात प्राणों को, यहाँ संपोषिका लिखा है, पोषित करना अर्थात प्राणों का संपोषण करने वाली है। उनके चौड़े कंधे वृषभ के सदृश हैं और वे अत्यंत आकर्षक हैं, तथा उनकी लंबी बाहें हाथी की सूंड की तरह हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ बताऊंगी मैं कि जो सुंदर पुरुष कहे जाते हैं, उनका जो कंधा है वो एक मजबूत वृषभ या बैल की तरह होता है, और उनकी जो भुजाएं होती हैं हाथ की लंबी, वो घुटने के बराबर होती हैं, जिनको कि हम आजान बाहु भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये पूरा आपको कठिन वर्ड्स के मीनिंग बता दी हैं, जो कि कल की भी है और आज की भी है, और इसके आगे के पैराग्राफ्स में का भी मैं यहाँ पर चार्ट लेकर के आई हूँ। इसमें भी आगे के पैराग्राफ्स की वर्ड मीनिंग लिखी हुई है। प्लीज़ ये मीनिंग, आप वर्ड मीनिंग ज़रूर से पढ़िएगा। नाउ कम टू 14 पैराग्राफ। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों सी। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। यहाँ पर उनके सिर, उनके कान, उनके बाजुओं अर्थात बाहों और कंठ का वर्णन किया गया है। राजाओं सा सिर पर, सिर अर्थात सिर, राजाओं सा अर्थात राजाओं की तरह, किंग्स की तरह, सिर पर अर्थात सिर पर, लसा अर्थात बंधा हुआ, दिव्य आपीड़, आपीड़ का मतलब होता है मुकुट, मुकुट होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, उभय अर्थात दोनों, और कान, श्रुति अर्थात कान, उभय अर्थात दोनों कानों में शोभा किसकी होगी, क्या सुंदर लग रहा होगा, स्वर्ण के कुंडलों की, अर्थात सोने के कुंडल उनके दोनों कानों में विराजमान होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे। नाना अर्थात विभिन्न प्रकार के, रत्नाकलित अर्थात रत्नों से जड़े हुए, भुज में अर्थात दोनों भुजाओं में, राइट हैंड साइड एंड
लेफ्ट हैंड साइड, दोनों बाहों में यहाँ पर जो केयूर बांधा जाता है, जैसे कि जब वो स्त्रियां बांधती हैं तो उसको बाजूबंद कहते हैं। अभी एक मूवी में सॉन्ग भी था बाजूबंद बाजूबंद, माधुरी दीक्षित की मूवी में, ओके। और जब पुरुष उसको बांधते हैं तो वो केयूर कहलाता है। तो उनकी दोनों बाहों में जो है सुंदर केयूर होगा। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, और मोतियों की माला से लसित अर्थात सुंदर लगता हुआ उनका कंबु, कंबु का अर्थात मतलब होता है शंख, उनका शंख के समान कंठ होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको देखिए आपीड़ का मतलब है मुकुट, उभय श्रुति अर्थात दोनों कान, और रत्नाकलित रत्नों से युक्त केयूर अर्थात एक आभूषण या बाजू बंद। ठीक है, तो इसका अर्थ भी मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ कि उनके सिर पर राजाओं की तरह दिव्य मुकुट सुशोभित हो रहा होगा, तथा उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल शोभा पाते हैं, या जब तुम उनको देखोगी तो उनके कानों में सुंदर सोने के कुंडल, स्वर्ण कुंडल जिसे हम कहते हैं, शोभा पा रहे होंगे। और उनकी भुजाओं में रत्नों से जड़े हुए, यहाँ पर लिखा है मैंने रत्नों से युक्त या रत्नों से जड़े हुए सुंदर केयूर, ब्रैकेट में आप बाजूबंद भी लिख सकते हैं, बाजूबंद होंगे। उनके शंख जैसे गले में मोतियों की माला अत्यंत सुंदर लग रही होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए 15। अब यहाँ से आपका जो प्रसंग है वो बदल जाएगा। आप को कल भी मैंने बताया था कि 4 पैराग्राफ्स में 11 to 5 पैराग्राफ्स में 11, 12, 13 एंड 14 4 पैराग्राफ्स में श्री कृष्ण का वर्णन है। तो यहाँ पर आपका प्रसंग ऐसा होगा, और इस कमिंग पैराग्राफ से आपका प्रसंग में एक लाइन और भी जुड़ जाएगी, कि आपको पहले पोएम पढ़ के बताती हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। अब यहाँ पर हवा का जो गुण है, हवा का क्या गुण होता है कि हवा बहुत सीधी सादी होती है, उसको जिधर प्रवाह मिला वो उधर ही चली जाती है। तो अब श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के वर्णन के पश्चात अब राधा पवन को बता रही हैं कि तुम जब महल में पहुंच जाओगी, श्री कृष्ण को पहचान लोगी, उसके बाद तुम्हें क्या करना है। यहाँ से ये प्रसंग में आपके जुड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या कह रही हैं कि तुम्हारे पास तेरे में है नया गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। अब चूंकि तुम्हारे पास ऐसा गुण नहीं है कि तुम मेरी व्यथा कथा को या मेरी परेशानियों को, मेरे दुख को, मेरी तकलीफों को श्री कृष्ण को बता सको, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, और ना ही तुम किसी व्यापारों को, मतलब ये जो दुनिया के सारे कार्य व्यवहार होते हैं कि जब लोगों के काम नहीं बनते हैं तो वो तरह तरह की युक्तियां लगाते हैं। पहले तो कोई भी व्यक्ति सीधी तरीके से काम करता है, और अगर नहीं होता है तो वो तरह तरह की व्यक्तियों से अपने काम को, कार्य व्यापार को चलाते हैं। व्यापारी लोग अपने बिजनेस बढ़ाने में, जॉब वाले अपनी नौकरियों को बचाने में वो तरह तरह की युक्तियां लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कह रही हैं कि तुम्हारे अंदर वो गुण नहीं होगा। बैठे तो तुम क्या करना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना, और जो तुम्हें घूमते घूमते उनके महल में कोई ऐसा भवन दिखाई देगा जिसमें मेघ सी कांति वाले सुंदर श्री कृष्ण बैठे होंगे, वो श्री कृष्ण जो कि मेघ के समान सुंदर होंगे, तो तुम उस भवन के चित्रों को और ध्यान से देख जाना। कि जब हवा उन चित्रों को ध्यान से देखेगी तो क्या होगा, हवा जब उन चित्रों को ध्यान से देखेगी तो उनको कुछ हिलाएगी। यहाँ पर आप वो देख लीजिए, देवा विपुल अर्थात बहुत से, और देवात्मा अर्थात श्री कृष्ण। अब इसका भी मैं आपको अर्थ एक बार बता दे रही हूँ, इस अर्थ को, क्योंकि यहाँ से आपका प्रसंग चेंज है कि राधा पवन को, एक बार आप प्रसंग नोट भी कर सकते हैं कि राधा पवन को बता रही हैं कि वह श्री कृष्ण से किस प्रकार संदेश निवेदन
करें। और राधा कहती हैं कि हे पवन, मैं जानती हूँ कि तेरे पास तेरे व्यक्तित्व में वाणी का अभाव है या तेरे पास वाणी का अभाव है, अतः मेरी व्यथा को तू अपनी वाणी द्वारा या अपनी बोली द्वारा ना कह सकेगी। और ऐसी स्थिति में तू विवेक, बुद्धि और युक्तियों का सहारा ले सकती है, लेकिन तेरे पास वो भी नहीं है। इसलिए तू क्या करना कि तू अन्य तरीके से मेरी व्यथा कथा को, मेरे विरह वर्णन को श्री कृष्ण को बताना। और यदि बादल जैसी कांति वाले घनश्याम कृष्ण अपने भवन में बैठे हुए हो तो तुम उस सुसज्जित भवन के टंगे हुए चित्रों को ध्यान से देखना और शायद 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 उनमें से कोई, जो उनका भवन होगा उसमें कई सारे चित्र टंगे होंगे। चित्र अर्थात जिसे आप पेंटिंग्स कहते हैं, कई सारी पेंटिंग्स टंगी होंगी, तो तुम उन चित्रों को ध्यान से देखना। और अगर उन चित्रों में कोई चित्र ऐसा दिखाई दे जो कि तुम्हारी द्वारा मेरी व्यथा का वर्णन श्री कृष्ण को कर सके, तो उन चित्रों को तुम उन्हें दिखाना। ठीक है, तो यहाँ पर आज मैंने जो आपके 3 पैराग्राफ लिए, उसमें 2 में श्री कृष्ण का सौंदर्य वर्णन, और आज से ही यहाँ पर नया प्रसंग शुरू होगा जिसमें वो अब विभिन्न चित्रों के माध्यम से पवन को बताएंगी कि तुम किस प्रकार से मेरी व्यथा कथा या मेरी तकलीफ का वर्णन श्याम सुंदर से करना। तो प्लीज़ बेटा, आज मैंने आज के वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। आपके जो कमेंट्स मिले हैं या जो मैसेज मिले हैं कि जो भी आपका कन्फ्यूज़न है कॉपीज़ को लेके या सिलेबस को लेकर के, वो मैंने आपको बता दिया है। और हम सभी टीचर्स आपको 1 डे से कह रहे हैं कि प्लीज़ आप सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स को तैयार करते चलें। अगर आपके पास नई कॉपी अवेलेबल हो तो वेल एंड गुड है। वैसे धीरे धीरे अब न्यूज़ में आ रहा है कि बुक्स और स्टेशनरीज़ की दुकानें खुलेंगी, तो अगर खुल जाती हैं तो आप फेयर कॉपीज़ में इन नोट्स को बनाइए, जिससे आने वाले समय में आपको समय की कमी के कारण पढ़ाई के साथ कोई समझौता ना करना पड़े। Be safe, be healthy with your family members. Meet you soon and we will meet you tomorrow. Bye.